नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। चयनित अभ्यर्थियों के साक्षात्कार की श्रृंखला में आज हमारे साथ बैठे हुए हैं अमित कुमार यादव जी। इनका सहायक समीक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश के यूपीपीएससी यानी लोक सेवा आयोग प्रयागराज के लिए सिलेक्शन हुआ है। उनकी रैंक 11th है। तो अमित, सबसे पहले तुमको इस चयन के लिए बहुत बहुत बधाई हो। और ये हमारे जो है स्टूडेंट हैं और इनके बारे में सबसे रोचक बात यह है कि हमारे बैच में सबसे ज़्यादा कॉपी चेक करवाने वाले हैं। अभी इस सब चीज़ों पे हम लोग और डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले जो है थोड़ा सा इनकी फैमिली बैकग्राउंड जान लेते हैं। परिवार में कौन कौन लोग हैं आपके? जो सर पापा हैं, मतलब जॉइंट फैमिली है। अच्छा। उसमें पापा हैं, फिर बड़े पापा हैं, फिर एक छोटे पापा हैं, तब अच्छा। 3 लोग हैं। हाँ। और फिर बड़े पापा जो थे वो एसआई थे, फिर रिटायर हो गए। और छोटे पापा जो हैं वो उसमें टीचर हैं, और हमारे पापा भी प्राइमरी में टीचर हैं। अच्छा, हाँ बहुत अच्छी बात है जी सर। मतलब सभी लोग जॉब वाली फैमिली है। जॉब वाली फैमिली पूरी है। आप कहाँ के रहने वाले, कहाँ के हैं? जो आजमगढ़ के रहने वाले हैं मूलतः। आजमगढ़ में कहाँ से हैं? आजमगढ़ में फरियाँ से रहने वाले हैं। अच्छा। फरियाँ सराय मीर वही सब अपना इलाका अच्छा, उधरी का है। क्योंकि आजमगढ़ के कई लोग का भी चयन हुआ है। आजमगढ़, देवरिया, कुशीनगर, इधर के एरिया के काफ़ी लोग का चयन हुआ है इस बार जो है। तो रिजल्ट की सूचना कैसे मिली थी? क्या कर रहे थे उस समय जो है? सुबह से ही टेलीग्राम पे मतलब न्यूज़ फैल गई थी रिजल्ट आने वाला है, तो सुबह से ही मतलब एकदम मूड माहौल बना हुआ था। तो हमको लगा कि मतलब सुबह से देखना चाहिए। और हमको लग रहा है कि उस दिन हम कम से कम 400 से 500 बार जो है वो टेलीग्राम मतलब खोल खोल के देखते रहे कि कब अब आएगा अब आएगा। और फिर उसमें क्या हुआ कि जब माइंड मान नहीं रहा था तो फिर क्या किया, हमारा एक तख्ता था उसी को बनाने लगे उसी रात में। अच्छा। ताकि ये हो कि मतलब माइंड डाइवर्ट कहीं बिजी कर ले अपने आप तो को। कहीं बिजी कर ले माइंड डाइवर्ट, लेकिन माइंड डाइवर्ट हो ही नहीं रहा था। फिर लगभग 11:30 बजे के बाद आया, 11:34-35 पे आया। हाँ। तो फिर सिस्टर थी, तो हम बोले कि उनका नाम लक्ष्मी है। हाँ। तो हम बोले कि सबसे पहले 19 खुलवाना चाहिए क्योंकि उनका नाम ही लक्ष्मी है। हाँ। तो हम बोले 19 खुलवाएं, तो फिर वो खोली, फिर नाम सर्च किए, तो फिर देखे हाँ हुआ है, लोक सेवा आयोग में हो गया है। तो फिर उसके बाद बहुत खुशी मिली सर। हाँ, परिवार में आज खुशी का माहौल है ना? हाँ परिवार में मतलब अपने परिवार में मतलब उस जो ग्राम पंचायत है उस ग्राम पंचायत में मतलब पहले अधिकारी हम ही हैं, बाकी और अच्छा। लोग भी हैं, लेकिन मतलब पहला वाला पीस मतलब यहाँ से पीसेस निकाल के हाँ, और पहला अधिकारी हम ही पूरे ग्राम पंचायत में। बहुत अच्छी बात है, ये तो गर्व का विषय भी है जी। और तो इसमें इस सफलता में जो है परिवार का कितना योगदान रहा है? कौन कौन लोग आपके जो है वो हैं? हम लिस्ट योगदान। लेके आए हैं सर, आपको पूरा दिखा। हाँ। इसमें पहले सबसे पहले क्या हुआ था कि हमारे बुआ सगे बुआ के लड़के हैं, उनका नाम राहुल यादव है। अच्छा। वो इसमें सचिवालय में आरओ हैं। उनका अच्छा। सिलेक्शन 2017 वाले बैच में हुआ। अच्छा, वेरी गुड। हाँ। तो फिर वहाँ क्या हुआ कि उनका सिलेक्शन 2020 में हुआ था, मतलब वैकेंसी 17 वाली थी और सिलेक्शन 20 में रिजल्ट आया था उसका। तो फिर जब वो हमारे घर रहे तो पहले मतलब पूरा फैमिली बैकग्राउंड जो टीचर वाला है, तो हमको लगा कि नहीं टीचर बन जाएंगे तो ठीक काम चल जाएगा। हाँ। लेकिन फिर जब उनको देखें, उनका पूरा मान मर्यादा और प्रतिष्ठा पूरा देखें कि इतना माहौल बनता है इसमें और इतना मतलब अच्छा लगता है बनने के बाद, तो हमको लगा नहीं अब ये ऑप्शन बी में रख देते हैं। ऑप्शन ए में जो है वो हमको अधिकारी ही बनना है, इनकी तरह बनना है। तो फिर वहाँ से थोड़ा सा मोटिवेशन मिला। फिर उसके बाद इलाहाबाद आ गए, तो वहाँ एक जीजा जी हमारे हैं, वो पहले से ही रहते हैं, तो फिर उनके मार्गदर्शन में और फिर ये भैया से बातचीत अपना होती रहती थी। तो फिर वो आए, फिर हमारे साथ में भैया भी थे, मतलब प्रवीण यादव नाम उनका है, वो भी थे। तो धीरे धीरे मतलब माहौल पूरा बनने लगा कि नहीं अब ये मतलब ऑप्शन बी में रखना है टीचर को, और फिर ऑप्शन ए में जो है वो अधिकारी ग्रेड का, मतलब इसी से कुछ करना जुलता है। तो फिर वहाँ से जब देख लिया तो पता चल गया कि हाँ बस ये सिस्टम है, फिर ओ लेवल करना है, टाइपिंग सीखना है। तो धीरे धीरे सब पूरा माहौल बना के फिर पूरा आराम से लग गए। फिर 1-2 कोचिंग भी किए थे, मतलब जैसे ज्योग्राफी पॉलिटी हिस्ट्री कर लिए थे, थोड़ा और आसान हो गया। फिर आपका यूट्यूब चैनल फिर सर्च किए, वहाँ से वहीं सर्च किए थे शुरू में ही। 2020 में जब सिलेक्शन हुआ था उनका तभी से। तो फिर आपका यूट्यूब चैनल मिल गया, तो वहाँ से फिर देखे हाँ ये वाला ठीक है, तो यहाँ से फिर अपना कंप्लीट करना शुरू कर दिए। फिर बुक्स हो गई, एनसीईआरटी पढ़ लिए पूरा। फिर उसके बाद थोड़ा मोड़ा कोचिंग कर लिए, तो लग गया कि हाँ ऐसे ऐसे कंप्लीट करना है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब वहाँ से कंप्लीट करने लगे तो फिर क्वेश्चन भी लगने लगे, तो फिर धीरे धीरे मोटिवेशन बढ़ने लगा कि नहीं अब होने वाला है। फिर उसके बाद 2021 वाली वैकेंसी तब आई थी। हाँ, तो, नहीं आई थी। तो उसमें एज नहीं हुई थी हमारी। अच्छा। तो फिर उसको तो स्किप करना पड़ गया। फिर उसका पेपर पर भी थोड़ा देख लिए, और हिंदी का पेपर देख लिए। हिंदी से थोड़ा मोटिवेशन मिलता था कि हाँ नहीं अब होने का चांस है, क्योंकि हिंदी में जो है वो उतना कठिन क्वेश्चन उसमें हमको नहीं लग रहा था, क्योंकि पूरा अच्छे से तैयार किए थे। वो जो कठिन क्वेश्चन आता भी नहीं है बहुत।
60 क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत कठिन लगते हैं, बाकी तो 55 क्वेश्चन नॉर्मल जैसे ही होते हैं। उसमें क्या हुआ था कि कोरोना टाइम में पूरा रिवीजन करने का मौका मिल गया था, तो वहाँ से हिंदी पूरा कंप्लीट कर लिए, फिर ऑनलाइन मतलब 3-4 यूट्यूब चैनल से वहाँ कंप्लीट कर लिए। फिर जब इलाहाबाद आ गए तो वहाँ से फिर धीरे धीरे अपना कोचिंग वोचिंग करके कंप्लीट करके जब तैयार पूरा आ गए तो फिर वैकेंसी आ गई 2021 वाली, तो छोड़ना पड़ा उसको। एज नहीं थी। फिर जब 2023 वाली आई तो फिर अब लगा कि नहीं अब इसमें करना चाहिए, क्योंकि अब मौका मिल गया है और हमारा सिलेबस भी लगभग कंप्लीट हो गया है। तो फिर अब उसमें पूरा जी जान लगा के लग गया, फिर पेपर ही कैंसिल हो गया। तो फिर उसके बाद फिर लगा कि अब कोचिंग कर लें, फिर सोचे नहीं एक बार इसको देख लेते हैं, फिर उसके बाद आगे वाला फिर सोचते हैं कि आगे क्या करना है। तो उसको फिर देखें। फिर ये तो लगभग जब री एग्जाम हुआ तो कम से कम 1 से 1.5 साल ले लिया था। तो उसमें क्या हुआ फिर कि और मौका मिल गया अच्छे से पढ़ने का। फिर पूरा घटना चक्र जो है वो 50-60 बार घटना चक्र पूरा रट्टा मार डाले। फिर हिंदी वो पतली वाली थी जो पूर्वावलोकन है, उसको तो कम से कम 100-150 बार मार दिए हैं। तो पूरा हम चाट डाले थे। और फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे वही करते करते फिर जब ये री एग्जाम हुआ तो इसमें 143 नंबर पहुंचा दिए। अच्छा। और फिर ओ लेवल भी हमारे पास था, तो हमको लगा कि नहीं अब हो जाएगा। तो फिर आपका बैच भी लिए थे। तो हमारे एक दोस्त हैं, उनका नाम पुष्पा है, वो और हम दोनों मतलब मिल के बैच लिए थे। अच्छा। तो दोनों साथ पढ़ते थे। तो उसमें क्या हुआ कि उनका प्री नहीं हो पाया। तो फिर हम कहें कि हमारा प्री हो गया है, तो हमको मतलब मेंस का बैच उसमें था ही पहले से, तो वो फाउंडेशन बैच होगा प्री प्लस मेंस पूरा 5000 वाला था। तो उसमें दोनों लोग ऐड थे। तो हम सोचे कि नहीं अब उनका नहीं हो पाया तो हम अपना मेंस का बैच इसी में ले लेते हैं। तो फिर आपके यहाँ मतलब मैडम के यहाँ फोन किए, तो फिर उसमें अपना ऐड हो गए। फिर 11 अगस्त से पूरा कंप्लीट करके लगे। हाँ, 11 अगस्त से शुरुआत हुई थी। तो फिर वहाँ से मैंने कंप्लीट करने लगे। फिर धीरे धीरे जब बैकग्राउंड क्या क्या पढ़ाई की है आपने, मतलब इंटर के बाद क्या किया है? इंटर के बाद बीएससी किए यहाँ से राम मनोहर लोहिया वाले से। अच्छा, फैजाबाद वाले से। फैजाबाद से। और बीएससी में क्या विषय थे जो है? फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ था, ये पीसीएम। अच्छा जी। अच्छा, तो कुल मिला के आपके पास प्रेरणा रही जो है कि भाई भी थे जो है, और बाकी लोग भी आपको मिलते गए जिन्होंने आपको डायरेक्शन दिया कि जो है ये इस वैकेंसी की तरफ जाओ तो जो है ज़्यादा अच्छा है ना। जी सर। पीसीएस का प्रयास किया अभी तक जो है? पीसीएस का एक बार 2023 में दिए थे, तो उसमें प्री नहीं हुआ था। तो फिर इसके बाद ये वाली वैकेंसी आ गई आरओ की 2023 में। तो फिर हम सोचे कि एक बार इसको थोड़ा सा अच्छे से देख लेते हैं। तो इसमें उस समय वाले में भी जो पहला वाला एग्जाम हुआ था जो कैंसिल हुआ था, उसमें भी 134-35 नंबर उसमें भी था। तो उसमें भी श्योर थे क्योंकि ओ लेवल भी लगाए थे। तो उसमें भी श्योर थे। तो वो वाला मतलब कैंसिल हो गया पेपर। फिर तो जब री एग्जाम हुआ तो इसमें 143 और 144 नंबर पहुंच गया। और ओ लेवल था तो मतलब कॉन्फिडेंस था कि मतलब कहीं आरओ नहीं तो एआरओ तो मिलना ही है। एआरओ तक पहुंचेंगे। तो फिर उसके बाद इसमें देखें तो मतलब आरओ और एआरओ दोनों में रिजल्ट आया था प्री वाले में 16 अक्टूबर को जो है, अरे 16 सितंबर को जो आया था। वैसे अमित जी के बारे में बता दूं जो है, जो इनकी राइटिंग है और जितने डेडिकेशन से इन्होंने हमारे बैच में आंसर राइटिंग की है, जैसा मैंने शुरू में बताया, कितनी की कापियां आपने लिखी थी, चलिए आप ही बताइए जो है। लगभग 266 कापी लिखे थे। 266 जो है इन्होंने पीडीएफ बना के भेजे थे, जो मुझे पर्सनल भेजी इन्होंने। और ग्रुप में अलग जो है ये लिखते थे। ग्रुप में शाम को अलग से भेजते थे। ग्रुप में तो डेली टेस्ट होता था, 7 महीने चला, मतलब 11 अगस्त से शुरू हुआ और एग्जाम के 5 दिन पहले तक टेस्ट चल ही रहे थे। 4 दिन 5 दिन पहले तक। तो इन्होंने हमको पर्सनली 266, मतलब पर्सनली सभी स्टूडेंट भेजते हैं, लेकिन सर्वाधिक कॉपी इन्होंने भेजी। और अंत में एक ऐसा समय आया जो मैंने इनसे कहा मैसेज करके कि अब कॉपी भेजो नहीं, अब कुछ चेक करने को बचा नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे पास कुछ था ही नहीं उसमें चेक करने को। इनका सब कुछ परफेक्ट हो चुका था। लेटर राइटिंग में मैं नंबर नहीं काट पा रहा था, मैं निबंध में जो है बहुत मुश्किल से नंबर कहीं, मैं इनको कुछ सुझाव ही नहीं दे पा रहा था कि अब ये इम्प्रूव करना है। तो मतलब एक चरम जो होता है, एक क्लाइमेक्स स्टेज जो होती है आंसर राइटिंग की, वो इन्होंने कर रखी थी। और इनकी कॉपी जो है मैं किसी वीडियो में आपको दिखाऊंगा भी जो है, बहुत शानदार जो है लेखन, मतलब जैसा आदर्श लेखन माना जाता है कि इस तरह से लिखना चाहिए। अच्छा अलाइनमेंट, अच्छी राइटिंग, अच्छा गैप, बिना कोई जो है वर्तनी की अशुद्धि, और जैसा प्रारूप हम लोगों ने बैच में सिखाया था सब कुछ फॉलो करते हुए जो है ये करते थे। तो मैं तो इनको तो मैंने जो हमारी टॉप 50 की मैंने एक लिस्ट बना रखी थी, उनका रोल नंबर ARFC 305 है, वो मेरा उसमें अभी भी लिखा हुआ है जो है। लेकिन मैंने इनको RO में कंसीडर कर रखा था और मुझे ये भी लग रहा था कि ये जो है कम से कम टॉप 20 टॉप 30 तक के रैंक में जा सकते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं कुछ हुआ है, नहीं तो ये वास्तव में RO इनको मिलता है ना। और मैं तो इनको सलाह दूंगा कि एक प्रयास और भी करेंगे अगला जो है 2026 का प्रयास करना जो है, हो सकता है RO और PCS दोनों का प्रयास करना जो है। तो प्री के पढ़ाई के बारे में आपने पूरा बताया जो है ना, कि आपने घटना चक्र को तो इतनी बार लगाया कि मतलब वो
जितनी की किताब है उतनी बार आपने रिवीजन कर डाला जो है हर घटना चक्र का जो है ना। मेंस में जब हमारे साथ जुड़े आप जो है जी सर, तो आपकी राइटिंग वगैरह पहले से ही ठीक थी जो है, तो मतलब ये राइटिंग वगैरह की प्रैक्टिस कैसे थी जो है शुरुआत से ही? नहीं मतलब शुरू से सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट थे, हाँ। 12 तक। फिर उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ आए तो उतना पता चल नहीं पाया, और मतलब हिंदी जो राइटिंग थी वो पहले से ही ठीक है। पापा टीचर हैं तो थोड़ा सा मार पीट के अपने हिसाब से सब कुछ सही करवाते थे। तो उससे क्या हुआ कि राइटिंग सही हो गई, और वो स्पेलिंग जो थी तो वो हमको पहले ही बताए थे, शुरू में बताए थे कि जब भी मतलब बुक पढ़ी जाती है तो उसमें वर्तनी जो वो देखा जाता है, चाहे हिंदी हो या इंग्लिश हो। तो वो टीचर पहले से ही थे, तो वो टीचर के हिसाब से ही हमको वर्तनी का बहुत फर्क पड़ता है। तो उनका ये था कि नहीं मतलब वो शाम को खुद पढ़ाते थे। जब 1 से 8 तक घर पे थे तो वो लोअर से लेके 8 तक वही पढ़ाए थे, मतलब वही मेंटर भी थे, वही टीचर भी थे हमारे। और पापा टीचर है ही, तो वो हमको भी पढ़ा रहे थे, और छोटी सिस्टर है उसको भी पढ़ा रहे थे। अच्छा। तो दोनों लोगों को वही पढ़ाते हैं। तो मेरी जो सिस्टर है उनका भी राइटिंग सही है और हमारा भी राइटिंग लगभग ठीक ही है। तो उसी से मतलब ये नहीं मतलब अलग से कहीं प्रैक्टिस किए या फिर वो नहीं, वो पहले से ही पापा बताए थे कि नेचुरल हो गई वो राइटिंग आपकी सही लिखा जाता है, और मतलब लेखनी जो उसको अच्छे से लिखा जाता है, और उसमें वर्तनी जो वो भी ध्यान दिया जाता है। वही हाल इंग्लिश में भी था, वही हाल हिंदी में भी था। तो ये प्रेरणा तो पापा जी ही दिए हैं कि हिंदी में लिखना है तो सही से लिखना है, इंग्लिश में लिखना है तो सही से लिखना है, वर्तनी पे ध्यान देना है। और वो मतलब अच्छे से वो बोलते नहीं है कि मतलब कलम पकड़ पकड़ के लिखा के बताते थे कि क्या बनाना तो ऐसे बनाना है। तो वो टीचर पहले से ही थे, तो ये वाली प्रेरणा उन्हीं से मिली है, वो लिखने वाला ही। आपके साथ प्लस पॉइंट यही रहा जो है कि आप में वर्तनी की शुद्धियाँ नहीं थी, राइटिंग बहुत अच्छी थी, साफ सुथरी थी, कोई कटिंग नहीं थी। और एक एग्जामिनर के तौर पे अगर आपकी कोई कॉपी देखेगा तो देखते ही इंप्रेस हो जाएगा। तो इस वजह से आपको मैं ये तो गारंटी से कह सकता हूँ कि आपके आलेखन और इसमें निबंध में 75 प्लस ही नंबर मिले होंगे ना। थोड़ा सा अगर जो कमी आई होगी वो जीएस में, मैं समझ पा रहा हूँ कि 72 नंबर है लगभग। हाँ, तो जीएस की वजह से ही आपकी रैंक गिरी है। नहीं तो अगर आप जीएस में 80 क्रॉस कर जाते तो आपका जो है आरओ भी होता, निश्चित रूप से होता जो है। जी सर। अच्छा, प्रीलिम्स का जब एग्जाम हुआ था, री एग्जाम जो है, तो उसमें कितने नंबर बन रहे थे आपके? 144 नंबर लगभग, 143-144 नंबर। क्योंकि आपकी कैटेगरी भी ओबीसी है, तो ओबीसी का तो उसमें बहुत हाई मेरिट गया था। हाँ, बहुत हाई गया था इस बार। क्योंकि मुझे जहाँ तक ध्यान है 138 137 वालों तक का नहीं हुआ है ओबीसी में, 140 प्लस वालों का ही हुआ है। 143 नंबर हम पूरा जोड़ के, मतलब पहले तो जो वैसे किए थे जब आंसर की नहीं आई थी तो 147 नंबर बन रहा था। फिर जब आंसर किया तो उससे मैच किया तो 143 नंबर टोटल बन रहा था, और ओ लेवल की डिग्री भी थी, तो क्लियर हो गया था। इसीलिए मतलब 11 अगस्त से जो बैच था पूरा उसी में कंटिन्यू कर दिया कि कहीं नहीं जाना, बस अब लग जाना इसी में, क्योंकि बाहर जाएंगे ही नहीं। तो वहीं से फिर कंप्लीट करना शुरू कर दिए थे। अच्छा, तो आप हमारे साथ जो है पहले दिन से आंसर राइटिंग कर रहे थे ना। आंसर राइटिंग जो हम लोग अभ्यास कराते थे डेली, उसका क्या इफेक्ट पड़ा आपको? जो क्या लगता है कि कितना बेनिफिशियल रहा जो है? डेली वाला जो था उसमें यह था कि डेली मतलब क्वेश्चन मिलता था तो उसको कंप्लीट करके जमा करना है। तो उससे एक माइंड पे प्रेशर रहता है कि नहीं लिखना है, नहीं लिखेंगे तो सर डांटेंगे। या फिर अगर मतलब सब लोग लिख रहे हैं, उसमें 400-500-600 लोग जुड़े थे, और भी लोग थे उसमें 1000-1500 600-700 लोग थे। पहले ग्रुप में ज्यादा थे, दूसरे में जब सॉर्ट किया गया हाँ तो फिर कम हो गए। रिजल्ट वाले में तो 650-700 लोग थे जो है। फिर उसमें ये लगा कि अगर हम नहीं लिखेंगे तो कोई और लिखेगा ही, तो क्या पता हमारा सिलेक्शन और उसका हो जाए। तो थोड़ा सा ये भी था। और उसमें ये था कि नहीं कॉपी लेके जमा करना है, अगर कभी छूट जाता था तो क्या था कि आपके पास पर्सनल भेज देते थे, तो वहाँ से भी कंप्लीट हो जाता था। और मतलब ये था कि हफ्ते में अगर 7 दिन चलता था, 7 दिन चलता तो लगभग हम 6 दिन, कभी कभी 7 दिन ऐसे, मतलब ज़्यादा छूटता नहीं था, 5 दिन मिनिमम था हमारा। और मतलब डेली लिखते थे, या तो फिर कभी सुबह में लिख के जमा कर दे, क्योंकि 8 बजे तक का टाइमिंग था सुबह में जमा करने का। तो 7 बजे लाइब्रेरी जाते थे तो 1 घंटे में लिख के जमा कर देते थे, 8 बजे भी। तो इससे भी कंप्लीट हो जाता था, मतलब छूटता नहीं था ज़्यादा। तो आपने तैयारी प्रयागराज में रह के की जो है? हाँ, लगभग प्रयागराज में ही थे। तो वहाँ तो लाइब्रेरी कल्चर है ही है पूरा जो है। लाइब्रेरी में कितने घंटे बैठते थे जो है? सुबह उठते थे 6 बजे, 7 बजे लाइब्रेरी, फिर उसके बाद 12 बजे आते थे, फिर 1 घंटा सिस्टर लोग रहती हैं साथ में। अच्छा, सिस्टर भी वहाँ तो खाना वाना वो भी तैयारी कर रही थी? जी। अच्छा, वो भी बीए में है, वो भी तैयारी कर रही हैं, उनको भी मतलब अपना मार्गदर्शन दे रहे हैं धीरे धीरे। तो क्या था कि फिर 12 से 1 जो है खाना पीना खा के थोड़ा आराम करके, फिर 1 से लेके 8-9, तब लगभग मिला के 12-14 घंटा हो जाता था डेली का। अच्छा। और उसमें यह था कि एक हमारे दोस्त हैं
अनिकेत नाम उनका है, उनका भी योगदान है, वही उठा के लिख जाते थे। एक पूजा जी हैं, वो भी हमको सुबह उठाती थी। तो ऐसे मतलब कई लोगों के योगदान है। ये पुष्पा जी हैं, उनका बैच ही ले लिए थे पूरा, तो दोनों लोग मिल के बैच लिए थे। तो ऐसे कई लोग हैं, फिर मतलब सबके सहयोग से फिर सिस्टर लोग खाना वाना बना के मिल जाता था, तो कोई दिक्कत था नहीं, कुछ करना नहीं, बस सुबह शाम उठो, बस पढ़े लिखते, पढ़ो लिखो फिर सो जाओ, बस यही करना था। ज़्यादा मतलब यही जितना मैक्सिमम टाइम था वो पढ़ने में ही जाता था जो है, और कोई काम मतलब वहाँ था नहीं, बस खाली पढ़ना है और फिर उसके बाद लाइब्रेरी जाना, फिर रूम पे। और ज़्यादा दोस्त भी नहीं, वहाँ 2-4 ही दोस्त हैं, तो उन लोगों से ज़्यादा मतलब नहीं, क्योंकि मेंस था तो ऐसे अपना काम चलता था। और जो ये आलेखन वाला सेगमेंट था, इसमें सबसे कठिन क्या लगा जो है? मतलब वैसे तो आपकी अंत तक बिल्कुल परफेक्ट ही हो गए, जी जी। सबसे कठिन चैलेंजिंग क्या लग रहा था शुरुआत में? उसमें कंप्यूटर थोड़ा दिक्कत दे रहा था। उसमें क्या था कि कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो कभी लीक से हट के दम आ जाते थे, उसमें थोड़ी दिक्कत हो जाती थी। और बाकी तो जो था वो जैसे ये पत्र लिखन हो गया, तो पत्र लिखन हमको बहुत आसान लग गया था, क्योंकि पूरा उसका फॉर्मेट जो है वो आपने एक बार समझ लिया, उसको याद कर लिया, बना लिया थे। और क्या था कि उसका उदाहरण भी याद कर लिए थे, आपको दिखाए भी थे जब 6 दिसंबर को आप गए थे प्रयागराज में, तो आपको पूरा वो फॉर्मेट ही दिखाए थे। 9 पत्र था पूरा, उसका एक एक फॉर्मेट लिख लिए थे और एक एक उदाहरण भी लिख लिए थे। तो उससे क्या था कि वही वाला याद कर लिए थे, एकदम सेम टू सेम कहाँ लगाना है, कहाँ पे डैश देना है और कहाँ पे पूर्ण विराम लगाना है, तो ये सब धीरे धीरे सब याद कर लिए थे। तो उसमें क्या था कि लगभग 6 नंबर 7 नंबर इतना पूरा मिल जाता था 8 नंबर में, तो उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं। दिक्कत इसमें होती थी, कभी इसमें कंप्यूटर में कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ देता था कि अब 2 नंबर का मैटर था, तो उसमें होता था कि ऐसा पूछ दिया कि आ ही नहीं रहा है। और इसमें क्या था कि जैसे उदाहरण तो पूछता नहीं है, डायरेक्ट पूछ देता है या तो प्रारूप बनाइए या तो फिर उसका एक उदाहरण लिख दीजिए। तो अब उसमें प्रारूप उदाहरण में पूरा याद ही कर लेते पहले से ही, तो उसमें ज़्यादा दिक्कत हुई नहीं। कंप्यूटर में थोड़ा सा दिक्कत होती थी, लेकिन फिर भी वो जो आपका PDF दिए थे क्वेश्चन वाला, क्वेश्चन आंसर, वो हमने इसीलिए करीब 250-300 क्वेश्चंस, 250-300 से ज़्यादा ही थे, 400 के 500 क्वेश्चन लगभग हमने इसलिए कराए पूरे प्रैक्टिस में, कि कैसे भी क्वेश्चन आ जाए, किसी भी डायमेंशन से आ जाए, आप लोग को जो है दिक्कत ना होने पाए जो है। हाँ, वो वाला PDF पूरा अच्छे से पढ़ लिए थे। और एक जो बुक था आपका मेंस का, उससे भी कंप्लीट किए थे, वहाँ से भी लगभग सारे क्वेश्चन ही मिल गए थे, वहाँ से बाहर गया नहीं था, तो वहाँ से पूरा कंप्लीट हो गया था। और क्या उम्मीद है कितने मार्क्स तक आप गए होंगे जो है टोटल? लगभग 260 तक पहुँचे होंगे। हाँ सही है, 260 के आसपास ही, क्योंकि ARO में हुआ है ना आपका जो है, तो यही रहेगा जो है, इसी तरह से हुआ होगा जो है। चलिए, आप प्रयागराज में ही आपकी कर्मभूमि भी रही जो है, अब वो जो है आपका कार्यस्थल भी बनेगा। हालांकि प्रयास जारी रखिएगा जो है, बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ग्रुप में बहुत सारे और भी स्टूडेंट्स थे जो बहुत अच्छा लिखते थे, है ना? और ग्रुप में जब ये फुल टेस्ट हुए थे, उसमें क्या क्या रैंक आई थी जो है? पहली बार वाले में 37 रैंक आई थी, दूसरे वाले में लगभग 23 या 25 आई थी। अच्छा। दूसरे वाले में थोड़ा सा, और एक जो पहला वाला हुआ था उसमें BTC का एग्जाम था तो छोड़ दिए थे। अच्छा। दूसरे तीसरे वाले में ये रैंक। अच्छा। हाँ, तो ठीक ही रैंक थी, क्योंकि उसमें बहुत एक नंबर के मार्जिन से रैंक थी जो है। एक नंबर पे जो है 3-3 4-4 लोग भी हुआ करते थे, ये स्थिति थी जो है जी। तो लगातार जो टॉप 50 के अंदर था, उनसे मुझे जो है काफ़ी उम्मीदें थी जो है, उसी हिसाब से मैंने टारगेट लिया था कि टॉप 50 जो है यहाँ से निकलेगा ही निकलेगा जो है। प्रीलिम्स की पढ़ाई में जो है ना, क्योंकि आपने तो मतलब जब आपकी एज भी नहीं हुई थी तब से आपने शुरुआत कर दी थी, है ना, अपने एक टारगेट सेट कर लिया। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है, जैसे NCERT, PYQ या इस मतलब सभी का मिश्रण, क्या सीक्वेंस होना चाहिए पढ़ने का जो है? नहीं, सबसे पहले क्या है कि NCERT पढ़ेंगे तो थोड़ा सा बेस बन जाएगा, और अगर बेस बन गया है तो फिर PYQ थोड़ा सा देख लेना, पर मतलब उतना उसमें क्या करना है कि पूरा रट्टा नहीं मारना। पहले PYQ देख लेना कि क्या क्या क्वेश्चन जो है कैसे कैसे पूछ रहा है, फिर हमको आना सिलेबस पे, पूरा सिलेबस देख के सिलेबस कंप्लीट कर लेना है, फिर उसके बाद PYQ तब जाना है। PYQ पहले इसलिए देखना है ताकि हमको क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या उसमें पूछ रहा है, कहाँ तक मतलब क्वेश्चन भीतर से पूछ रहा है या थोड़ा ऊपर से पूछ रहा है, कॉन्सेप्ट पूछ रहा है या फिर फैक्ट पूछ ले रहा है। तो ये सब करने के लिए NCERT पढ़ना पड़ेगा, फिर उसके लिए थोड़ा सा PYQ देखना खाली है, फिर उसके बाद पूरा सिलेबस पढ़ना है, फिर PYQ लगाना अच्छे से, और PYQ जितना ज़्यादा लगाएंगे उतना ही फायदा रहेगा PYQ के लिए। तो घटना चक्र कितनी बार पढ़ी है जो आप बता रहे थे? जो घटना चक्र तो वो मोटी वाली जो थी, अलग अलग सब्जेक्ट का। अच्छा। वो लगभग सारी बुकें जो है 50-60 बार कंप्लीट कर लिए थे और क्योंकि हमको समय पूरा मिल गया था 2000। तो हम तो आंख बंद करते होगे तो क्वेश्चन पता चल जाता होगा किस पेज पे कौन सा है। अरे ईयर तक याद हो गया उसमें, 2017 में आया था ARO में, तो 2024 का ऐसे भी याद हो गया वो क्वेश्चन पढ़ने से, लगातार लगाने से। और उसमें क्या था ना कि जो क्वेश्चन था और क्वेश्चन में 4 ऑप्शन भी रहते हैं, तो हमारा क्या था कि
कि क्वेश्चन लगाते भी थे और जो ऑप्शन रहता था, जैसे मान लीजिए 1857 दे दिया है तो 1857 में कुछ हमको अगर मिल गया या फिर 1947 में कुछ मिल गया तो वहाँ आगे उसको नोट कर लेते थे, ताकि ऊपर क्वेश्चन भी पड़े और नीचे जो है वो 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन जो है, एक ऑप्शन तो सही होता है और 3 ऑप्शन में से 3 क्वेश्चन और तैयार हो जाएंगे। और फिर उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन मिलता था पूरी एकदम किताब रंग डाले थे, पूरा भर दिए थे किताब एकदम लिख लिख के। तो उससे क्या था कि एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी तैयार होते थे। जैसे मान लीजिए अगर दर्रा है तो अगर एक दर्रा दिया तो 3-4 दर्रा अपने से लिख देंगे, तो वहाँ पे वहीं पे सारे दर्रे खत्म हो जाएंगे। फिर ऐसे ही नदियाँ हो गई, किताब में ही लिखते थे, नोट्स अलग से नहीं बनाते थे? नहीं, एक मिक्स जीएस का नोट्स बनाए थे। अच्छा। तो उसमें क्या था कि जैसे एक क्वेश्चन पॉलिटी का है, फिर अगला क्वेश्चन ज्योग्राफी का, फिर एक हिस्ट्री का हो गया, ऐसे कर करके उसमें यूपी स्पेशल, इकोनॉमिक्स सारे मतलब लिख दिए थे। फिर उससे क्या होता था कि जैसे एग्जाम में जो है वो क्वेश्चन सीक्वेंस वाइज रहता नहीं है, अलग अलग, मतलब पहला क्वेश्चन कुछ है तो दूसरा क्वेश्चन कोई और है। तो उसमें क्या था कि वैसे पढ़ लिया था तो माइंड से पहले से तैयार हो गया था कि नहीं पहला क्वेश्चन अगर ज्योग्राफी है तो दूसरा हिस्ट्री हो सकता है या करंट अफेयर हो सकता है। करंट अफेयर छोड़ दिए थे उसमें मिक्स जीएस में, मतलब जो स्टैटिक पोर्शन था वो अपना इसी में लिख लिए थे पूरा मिक्स जीएस से। इतनी मोटी कॉपी बनाए थे, 22 उसमें बनाए थे। तो उसी को 4 साल पूरा एकदम बढ़िया से रगड़ के पढ़े थे। अच्छा। तो उसी से सारे क्वेश्चन लगभग मिल जाते थे। और फिर घटना चक्र था तो उसको 50-60 बार पढ़ ही चुके थे, तो उसी में का क्वेश्चन नोट कर लिए थे। कुछ क्वेश्चन जैसे टेस्ट सीरीज में से मिलता था तो वहां से नोट करते थे। आपका भी टेस्ट सीरीज था तो वो जो पहले वाला दिए थे उसमें 50 टेस्ट सीरीज था लगभग प्रीलिम्स वाले में, तो वहां से भी जो क्वेश्चन हमको नए नए मिले थे सारे क्वेश्चन वहां पे नोट कर लिए थे। तो उससे क्या होता था कि वो जो मिक्स जीएस वाली कॉपी थी उसमें सारे मतलब सारे वैरायटी क्वेश्चन आ जाते थे। तो उससे ज़्यादा दिक्कत नहीं होती थी, ज़्यादा क्वेश्चन इधर से जाते ही नहीं थे। खाली बस करंट अफेयर जो है वो अपना मैगजीन से पढ़ लिए, बस उसी से हो गया, घटना सार लेके, और मंथली वाइज पढ़ लेते थे या फिर वैसे ही। तो ऐसे कंप्लीट कुल मिला के आपने जीएस में बहुत रिसर्च की जो है। और हिंदी तो खैर बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होती, प्रीलिम्स की जो है थोड़ा सा मेंस में आलेखन वाला में ध्यान देना होता है। तो ओवरऑल आपने जो है मतलब बहुत ही सिस्टमेटिक तैयारी की, ये मान सकते हैं हम लोग जो है ना। इसके बाद जो है जैसे और हायर स्टडीज़ तो आपने की नहीं, केवल बीए तक किया है ना? बीएससी किया है जो है। अच्छा, तो बीएससी के बाद और नहीं कुछ डाइवर्जन आया दिमाग में कि जो है कुछ और कर लें? मतलब घर में सब टीचर हैं तो बीटीसी का सोच रहे थे, बीटीसी कर रहे हाँ, वही बीटीसी बीएड। हाँ, तो बीटीसी कर रहे थे क्योंकि अच्छा। पापा और टीचर है तो ऑप्शन बी में थोड़ा रखना जरूरी था। पहले ऑप्शन यही टीचर ही था, लेकिन फिर जब भैया का 2020 में देखें तो लगा नहीं अब इसको ऑप्शन बी में रखते हैं, ऑप्शन ए में जो है वो अधिकारी ग्रेड का ही कुछ करेंगे। तो फिर वहाँ से मोटिवेशन मिला, फिर जीजा फिर मिले, फिर भैया रहे, फिर दोस्त लोग सब है, फिर दीदी उदी सब लोग साथ में थे, तो उससे ये हो ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, सारा काम आसानी से होता। तो बीटीसी बीएड नहीं किया जो? नहीं, बीटीसी कर रहे हैं। हाँ, बीटीसी कर लिए। अच्छा, कर लिए, पूरा हो गया है। चलिए, नहीं प्लान भी होना भी चाहिए इंसान के पास, ऐसा नहीं है एक ही। आज का जो है समय बहुत अनिश्चितताओं से भरा हुआ है, तो केवल एक ही चीज़ पे डिपेंड रहना बहुत ज़्यादा समझदारी नहीं है। एक बैकअप होना चाहिए सभी के पास जो है। अपने जो दोस्त आपके जो है असफल हो गए हैं इस बार जो है, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे जो है? जो इस बार नहीं हो पाए हैं वो निराश ना हो, क्योंकि निराशा सबके जीवन में आती रहती है, तो उसके लिए निराश नहीं होना। उसके लिए क्या करना है कि फिर से रीस्टार्ट करना है और फिर कंप्लीट करते रहना है, क्योंकि अगर असफलता मिल रही तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कमी रह गई है। तो उस कमी को दूर करते हुए और जहाँ भी दिक्कत हुई हो या फिर जब मार्कशीट आ जाएगी तो फिर वहाँ देखिए कि कहाँ से दिक्कत हुई है। अगर जीएस में दिक्कत है तो फिर जीएस को थोड़ा सा और कंप्लीट करिए और अच्छे से पढ़िए, घटना चक्र सॉल्व करिए, पीवाईक्यू देखिए पूरा, और उसके बाद अगर आलेखन में दिक्कत है तो फिर आलेखन को अच्छा करिए। मतलब जहाँ से दिक्कत है वहाँ से हमको अच्छा करना है और उससे बेहतर करते हुए फिर रिजल्ट में आ जाएंगे। बिल्कुल, असफलता से मतलब कोई उसको हार की तरह लेने की जरूरत नहीं है। असफलता जो है किसी चीज़ का एक परिणाम है, सफलता असफलता दोनों चीज़ जो है ना। इस जो है पूरी जर्नी में है ना, सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग क्या रहा जीवन में? मतलब 3-4 साल जो आपने पढ़ाई की जो है, क्या सबसे चैलेंजिंग रहा? कभी कभी डीमोटिवेशन आता था। तो सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है कि मतलब अगर डीमोटिवेट होते थे तो क्या होता था कि भैया थे, फिर अपने घर के लोग हैं, पापा मम्मी हैं, तो पापा मम्मी कभी बोले ही नहीं कि चलो ठीक है लगे रहो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा बोले ही नहीं अब नहीं होगा तो फिर वापस आ जाओ, क्योंकि अभी एज भी बहुत कमी थी। तो उसमें क्या था कि बोले अभी एज ही कितनी। मम्मी से जब भी बात करते थे तो बोलते थे अरे अभी तो 20-22 साल 23 साल के हो, अभी लगे रहो, पहली बार है, इतना परेशान ना हो, लगे रहो, होगा ही। फिर माता रानी थी, फिर उन्हीं का आशीर्वाद लिए और फिर अपना पढ़े लिखे, और क्या हुआ कि धीरे धीरे मोटिवेशन उन्हीं लोगों से लेते थे। फिर दोस्त लोग जो थे मतलब हमारे वैसे फालतू टाइप वाले दोस्त नहीं थे, अपना 3-4 दोस्त थे, वो भी
भी मतलब लाइब्रेरी में साथ ही पढ़ते थे, अपना साथ रहते थे, अपना खाना पीना सब कुछ साथ था। तो उन लोगों का भी सही हो गया, क्योंकि उन लोगों के साथ लाइब्रेरी जाते थे, आते भी थे। अब अकेले जाने में थोड़ा दिक्कत होती है, जो 7 लोग रहते हैं, 2-4 लोग, तो उससे होता है कि हाँ लाइब्रेरी जाएंगे पढ़ेंगे, फिर पढ़ते भी थे। अपना 2 ही सीट था, वही 2 ही सीट बुक करा लिए थे। तो हम थे, एक हमारा दोस्त था, उसी के साथ अपने बैठते थे, मतलब उसी से खाली मतलब था। और फिर ज़्यादा दिक्कत उसमें नहीं हुई कि चैलेंजिंग, क्योंकि पापा टीचर हैं तो पैसा आराम से मिल जाता था, ज़्यादा दिक्कत पैसे की भी नहीं थी। और क्या था कि अगर कोई दिक्कत होती थी तो पापा हैं, फिर भैया भी हैं, फिर सचिवालय वाले भैया हैं, और भी लोग हैं घर में, सब लोग टीचर ही घर में हैं, तो उससे ज़्यादा दिक्कत हुई नहीं है। तो ज़्यादा चैलेंज हमारे जीवन में मतलब कमी है उस हिसाब से। नहीं, बहुत अच्छा है, पूरी एक परिवार की परंपरा बन गई। अब बहन को कैसे ट्रेन कर रहे हैं, क्या उसको क्या लक्ष्य रखा है जो है? उनके लिए यूपीएससी का लक्ष्य रखे हैं, और उसी हिसाब से उनको ट्रेन भी करवा रहे हैं, एनसीईआरटी दे दी है उनको। अब फिर ओ लेवल भी करवा रहे हैं ताकि ये वाला भी बैकअप बनता रहे, और तो हाँ बीए भी करवा रहे हैं ताकि टीचर वाला भी बनता रहे। तो इस हिसाब से उनको अब ये कोचिंग में नाम लिखा देंगे, फिर अपना वहाँ इंस्टीट्यूट से कंप्लीट करें। बाकी फिर आप लोग हैं, ये आप लोग यहाँ से बैच लेके दे देंगे, वहाँ से कंप्लीट करेंगे। धीरे धीरे थोड़ा सा जान जाएंगे सिलेबस, तो फिर नहीं ठीक है, गाइडेंस जिसको प्रॉपर मिल जाती है। बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे जो हाई स्कूल इंटर के बाद उनको समझ ही नहीं आता क्या करना, तो बीएससी बीए कर लिया, फिर उसके बाद भी नहीं समझ में आता कि क्या करना है। जी जी। तो भटकाव, और वहीं पर अगर घर में कोई प्रॉपर गाइडेंस करने वाला हो तो एक दिशा तय हो जाती है। तो थोड़ा सा जो है ये कंपटीशन बहुत है, लेकिन थोड़ा सा कंपटीशन आसान हो जाता है अगर हमारे पास पहले से एक दिशा तय है। तो अब जो है आपको पीसीएस के लिए करना है तैयारी, है ना? पीसीएस के भी लगेंगे, और आरओ जो आने वाली है अभी अक्टूबर नवंबर में, हाँ उसके लिए भी लगेंगे, क्योंकि अभी रैंक और सुधार करना है। और नहीं, क्योंकि आप बिल्कुल डिजर्व करते हैं। मेरी तरफ से तो आप आरओ ही सेलेक्टेड होने चाहिए थे। अब जो भी है वो मार्कशीट आएगी तो बताइएगा, दिखाइएगा, क्योंकि मैंने जो है जो अपनी लिस्ट में आपको रखा हुआ था वो जो है आरओ को ही मान के चल रहे थे, क्योंकि आलेखन और निबंध इतना बढ़िया था कि उसमें कोई जवाब ही नहीं था। जो है आपको हमेशा 80+ ही मिलता था जो है ना? दूसरे टेस्ट में 82 नंबर मिला था, और इस वाले में लगभग 81 नंबर इस वाले में, तीसरे वाले में कोई कमी भी नहीं थी। बाकी थोड़ा सा जीएस में लग रहा कम हो गया। जीएस में 70-72 नंबर देखे थे मैच करके, तो जीएस थोड़ा ट्रिकी आ गया था जो है, थोड़ा सा दिक्कत हुई थी। जी। तो और कुछ कहना चाहेंगे, और कुछ सोच के आए हैं बताने के लिए? और अपने दोस्तों का नाम लेने के लिए। हाँ बिल्कुल, सबका जो जिसका भी जीवन में जो योगदान हो, कोई पर्सनल बात हो आप बताइए जो है, ठीक है? सब तक ये बात पहुंचनी चाहिए। जी, सबसे पहले तो राहुल यादव जो हमारे सचिवालय के भैया हैं, उनका धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि उन्हीं के मोटिवेशन से यहाँ तक पहुँचे हैं। सबसे पहला वाला मोटिवेशन उन्हीं से मिला, क्योंकि वही आरओ बनने थे तो उन्हीं को देखे थे। हाँ, नहीं, बहुत सबसे पहले मोटिवेशन उन्हीं से मिला था। फिर जिया जी हमारे हैं, वो पहले यहीं रहते थे, इलाहाबाद में रहते थे। अच्छा। तो उनका टीएसटी में वहाँ हो गया, बिहार में हो गया है, टीएसटी पीएचटी उनका वहाँ हो गया, तो फिर उनसे मोटिवेशन मिला। फिर भैया हमारे साथी थे प्रवीण यादव, तो उनसे क्या हुआ कि अब हमसे थोड़े एज में बड़े थे, तो 3-5 कुछ काम कर ही नहीं पाए उनके सामने। तो मतलब नहीं कहीं घूमना, नहीं कहीं यहाँ वहाँ कहीं जाना, ऐसा कुछ था ही नहीं। तो मतलब लाइब्रेरी जाओ फिर आओ, मतलब टाइम टू टाइम सब काम होता था, तो वहाँ से भी कोई दिक्कत नहीं हुई। मतलब जो था सारे, मतलब हमारे जीवन में सब लोग एकदम सिस्टमेटिक वे से आते गए, और ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। ये वाली बात हमारे लिए ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि पापा टीचर हैं, तो पहले वहाँ से मोटिवेशन मिला, फिर राहुल भैया हो गए, फिर वहाँ से मोटिवेशन मिल गया, फिर जीजा यहीं थे, फिर भैया साथी में थे। तो मतलब वो घूमने टहलने वाला काम कुछ हो ही नहीं पाया। तो उससे क्या हुआ कि मोटिवेशन मिलते मिलते फिर धीरे धीरे ये हुआ कि नहीं, फिर ट्रैक जो है वो पढ़ने वाला पूरा हो गया। तो उससे फिर धीरे धीरे कंप्लीट करने लगे, और जो भी दिक्कत होती थी इन लोगों से संपर्क करते थे। तो उससे क्या हुआ कि और भी मोटिवेशन मिला कि और आगे बढ़ते रहें और कंप्लीट करते रहें। फिर आपका चैनल देख लिए शुरू में 2020 में, तो वहां से पूरा बैच ही खरीद लिए थे। 2021 वाली वैकेंसी जब कंप्लीट हुई थी, तो वहां से पूरा बैच, मतलब 2022 में बैच खरीद लिए थे। आगे वाली वैकेंसी जो भी आएगी 23-24 में या 25 में जब भी आएगी, तो उसको कंप्लीट करेंगे। तो वहीं से मतलब सिलेबस लगभग आधा कंप्लीट हो गया था, जो बचा था आपके यहाँ से कंप्लीट कर लिए थे। तो वहां से पूरा, और ये ऐश्वर्या मैम वो कंप्लीट करवाई थी, फिर सर जो थे वो कंप्लीट करवाए थे। तो वहां से पूरा मिक्स जीएस एकदम पूरा अच्छे से भर दिए थे। तो उससे क्या हुआ कि मिक्स जीएस से भी बहुत ज्यादा हमको हेल्प मिला था। वो अलग से कॉपी बना लिए थे, पूरा सारे सब्जेक्ट का एक ही में था, तो वहां से फायदा हो गया था। फिर पूजा जी हैं, ये सुबह में जगाने वाला काम कर देती थी, क्योंकि उनको भी पढ़ना था। नहीं बहुत अच्छा। हाँ, और फिर लक्ष्मी जी हैं, हमारी सिस्टर ही हैं, फिर अनामिका भी सिस्टर हैं। फिर अनिकेत जो है वो लाइब्रेरी में साथ ही जाता था। अच्छा। पुष्पा जी है, उनका बैच ही ले लिए थे। फिर एक रूपा दीदी हैं, तो उनका क्या हुआ था कि उनसे जब भी बात करते थे वो बोलते थे नहीं, अगर हम कहते थे कि अरे टाइप में थोड़ा दिक्कत हो गई है, क्या पता हो कि ना हो, क्योंकि 124-25 वर्ड थोड़ा 1-2 वर्ड कम ही हमारा लग रहा था। तो उसमें हम बैक स्पेस मार के पूरा सही वर्ड लिख दिए थे।
तो वहां से हो गया था। तो उनसे जब भी बोलते थे तो बोलते थे नहीं परेशान ना हो, मोटिवेटेड रहो, तुम्हारा ही होगा, देखना होगा। अच्छा। और आखिरी दिन तक वो बोलते कि नहीं तुम्हारा ही होगा। उनसे जब ये 5 तारीख को आ रहा था, 5 अप्रैल को रिजल्ट जब आ रहा था, तो उनसे बात की तो बोले नहीं तुम्हारा ही होगा, तुम परेशान ना हो, हम जानते हैं होगा ही। तो वो उनके यहाँ डिमोटिवेशन नाम का कोई चीज ही नहीं है। वो हमेशा मोटिवेट करती थी और मोटिवेट करती भी थी। तो उनसे जब बात करते थे तो उनसे भी बहुत अच्छा लगता था। और फिर प्रदीप भैया एक हमारे हैं, वो भी रूम के बगल में थे। तो अच्छा। उनके यहाँ भी जब भी जाते थे तो भी बोलते थे कि भाई बस लगे रहो, ज्यादा परेशान ना हो जाएगा, क्योंकि उनको भी काफी कई बार दिखाए थे। अच्छा। और आपका जो नंबर आप चेक किए थे वो नंबर भी उनको दिखाए थे। तो बोलते थे, फिर जैसे ये होता था ना कि जब नंबर मिलता था तो थोड़ा सा मोटिवेट हम भी हो जाते थे कि नहीं अब हाँ लग रहा है अब हो जा, क्योंकि उसमें जब फुल टेस्ट दिए थे तो फुल टेस्ट में लगभग ठीक ठाक नंबर आ गया था हमारा। तो लगा नहीं कि अब अंदर से मोटिवेट हो रहे हैं। फिर जब आपसे मिले थे यहाँ 6 दिसंबर को, फिर वहां जब आपको कॉपी दिखाए थे तो फिर आप पूरा एकदम खटाखट कॉपी चेक करते गए। तब लगा नहीं अब होने लायक है, क्योंकि ये भी एग्जामिनर की तरह ही चेक कर रहे हैं और एग्जामिनर भी ऐसे ही कॉपी ही देखेगा, हमको तो दिखेगा नहीं। और क्या, बिल्कुल। तो उससे क्या हुआ कि वहां से भी जब 6 दिसंबर को गए तो वहां से और मोटिवेट हो गए, क्योंकि तब समझ में आ गया कि नहीं अब इसी जो मतलब जो ऐसे जो कर रहे हैं उसी पे करते रहना है और आगे बढ़ते रहना, इसी पे हो जाएगा। और ज्यादा फिर उसमें 3-5 नहीं किए, क्योंकि सारा मटेरियल आपको दिखा दिए थे। तो वहां से आप बोल भी दिए थे। फिर आपके यहाँ जब लास्ट वो पीडीएफ भेजे थे तो फिर बोले भी थे कि सर को भी दिक्कत हो तो बताइएगा। तो फिर आप मैसेज किए थे कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है, इस बार आपका सिलेक्शन तय है। और सुबह से आप लिखे थे, वो वाला मैसेज हमारे पास आज भी है। आप 31 जनवरी को बोले थे। तो फिर वो मैसेज आपका जाके देखे थे कि हाँ सर बोले थे आज हो गया है। फिर जब रिजल्ट आया तो फिर आपके यहाँ बताएं, आपके यहाँ मैसेज भेजे थे। तो यही लोग हैं, सभी लोगों का योगदान है। फिर माता रानी मारी है, उनका भी सबसे बड़ा योगदान है, क्योंकि उन्हीं से मोटिवेट होकर अपना काम यहाँ तक पहुँचाएं, यहाँ तक कंप्लीट किए। तो यही है पूरा। चलो बहुत अच्छा रहा आपका, जो है इतने सारे लोग जीवन में आपको पॉजिटिव मिले, सकारात्मक मिले और उत्साहवर्धन करने वाले मिले। ये भी अपने आप में जो है एक अच्छा संयोग होता है। इसी को प्रारब्ध कहते हैं ना, लोग जो कहते हैं भाग्य किस्मत। तो यही होता है कि आपको अच्छे लोग जीवन में मिल जाएं, आप सही ट्रैक पे चलें और लगातार आपको कोई ना कोई प्रेरित करता रहे, तो उससे जो है चीज़ें आसान हो जाती हैं। ARO में आपका हुआ है, टाइपिंग का जिक्र हुआ था, तो टाइपिंग के बारे में थोड़ी कन्फ्यूजन होती है। तो ऐसा टाइपिंग के बारे में बता दो कि ARO की टाइपिंग कैसे होती है, तैयारी कैसे करनी चाहिए जो है। ARO की टाइपिंग के लिए मंगल देव रहता है और कुर्ती देव दोनों रहता है। उसमें ऑप्शन रहता है या तो आप मंगल देव करें या तो फिर कुर्ती देव करें। तो मंगल देव जो है थोड़ा इजी है। अच्छा। कुर्ती देव में थोड़े जो नया सीखने वाला हो उसको मंगल पे जाना चाहिए। जो नया सीखने वाला है उसको मंगल पे करेंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा, क्योंकि उसमें सारे वर्ड एक ही पे मतलब एक ही बटन पे हैं। अच्छा। और कुर्ती देव में क्या है कि जैसे अगर का लिखना है तो फिर का को अगर आधा करना है तो अलग जगह जाना पड़ता है। हाँ। और खा लिखना उसको आधा करना तो उसको भी अलग जगह जाना पड़ता है। जबकि मंगल में क्या है कि का जहाँ लिखेंगे वहीं पे का आधा भी है। अच्छा। और जहाँ खा लिखेंगे वहाँ भी खा आधा है। तो और उसको शिफ्ट वगैरह से दबाना पड़ेगा, बस यही होगा ना अंतर। या फिर उसमें हलंत कर दीजिए, आधा कट जाएगा वहीं से। अच्छा। लेकिन कुर्ती देव में क्या है, कुर्ती देव में ज्यादा दिक्कत है। तो अगर मंगल देव पे करें तो मंगल देव पे ज्यादा इजी रहता है। तो वहां से कंप्लीट करें और 4-5 महीने पहले से थोड़ा सा सीख ले, फिर जब मेंस आता है, क्योंकि अब की बार तो टाइम नहीं दिया था तो फिर इस बार तो गजब कर दिया था, जो है रिजल्ट आया और 10-15 दिन बाद टाइपिंग लगा दी। इस बार ARO में जो है बहुत से ऐसे बच्चे थे जिनके पास O लेवल था, सब कुछ था, लेकिन उन्होंने टाइपिंग को छोड़ रखा था कि हमको 2-3 महीना मिल जाएगा तब हम प्रैक्टिस कर लेंगे, अभी मेंस में लगे हैं। तो ये एक गलती ही हुई उनसे, समझ लो। जो वो गलती हम भी करके बैठे हैं। क्या था कि हम भी मतलब मेंस अपना कंप्लीट कर रहे थे, लेकिन हम टाइपिंग मतलब 1.5 महीना 2 महीना पहले किए थे। अच्छा। मतलब मेंस के पहले किए थे, प्री के भी पहले किए थे, तो हमको मतलब सारी की याद थी। तो फिर क्या हुआ कि जब हमको 10-12 दिन का समय मिला तो फिर उसमें एक लवकुश सर हैं टाइपिंग के, लगभग भैया टाइप के हमारी हैं। तो उनसे बात की तो बोले नहीं भाई आओ, तुम्हारा जितना भी होगा हम तुमको करवाएंगे। तो उनको 8 घंटे का पूरा बैच दिए थे, अलग से सीट भी दिए थे कि अगर अलग से करना हो तो आके अलग से भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो उनके गए 10-12 दिन ही किए थे और 1-2 दिन गैप भी हो गया था उसमें। तो वहाँ भी डीमोटिवेट हुए थे। तो वो भी बोले नहीं तुम करते रहो, बाकी वहाँ जो होगा वो बात वहाँ देखी जाएगी, तुम्हारा काम है करना। तो हम वहाँ पे गए तो वो 8-9 घंटा हमको दिए थे पूरा टाइपिंग। तो 8-9 घंटा आराम से वहाँ करते थे और फिर हाथ तो एकदम सूज गया था, लेकिन फिर भी कंप्लीट करते रहते थे क्योंकि अच्छा। हाँ, ये कीबोर्ड को लोग पूछते हैं कौन सा कीबोर्ड मिलता है वहाँ टाइपिंग में जो है? अरे HP का बढ़िया कीबोर्ड मिलता है, हम देखें। अच्छा। हाँ, अगर आप कीबोर्ड बदलना भी चाहें तो बदल भी सकते हैं, क्योंकि वहाँ डेमो देते हैं लोग। कुछ और क्वेश्चन हमको याद आ रहे हैं। बैक स्पेस
क्या होता है, अलाउड होता है ना? जी जी, पूरा फुल बैक स्पेस अलाउड है। जैसे अगर कोई जैसे निम्नलिखित लिखना है, हाँ। तो अगर निम्न लिख दिए और लिखित में दिक्कत हो रहा है तो वहाँ पे कट का निशान बन के आ जाता है कि ये वाला गलत हो रहा है, तो अगर आप बैक स्पेस करेंगे तो सही हो जाएगा। अच्छा। तो वहाँ बैक स्पेस करके तुरंत भी सही कर सकते हैं, या फिर अगर स्किप करके आगे जाना चाहें तो इंटर कर दीजिए, आगे चले जाएंगे। अच्छा। वो पूरा सुविधा है वहाँ पे। और ये मतलब कोई मैटर अलग से तो मिलता नहीं है टाइप्ड? नहीं नहीं, वो कोई सॉफ्टवेयर होता है उसमें आता है ना? एक JR करके या कोई एक सॉफ्टवेयर है, उसी सॉफ्टवेयर पे रहता है। वहाँ पे आपका रोल नंबर रहेगा और अच्छा। पासवर्ड एक कोई रहता है, या फिर पासवर्ड हो सकता है वो लोग बताते हैं, उनका तो याद नहीं है। लेकिन वहाँ पे आप अपना, हाँ कुछ पासवर्ड रहता है उसमें, पासवर्ड आप डालेंगे तो इंटर करेंगे तो फिर आपको डेमो के लिए आएगा। तो हम लोग 3-4 बार डेमो दिए थे, लखनऊ गया था सेंटर, तो वहाँ 3-4 बार डेमो दिए थे। एक बार अपने से ही कर लिए थे, तो वहाँ मतलब टाइम मिला था, पूरा फुल टाइम मिला था। अच्छा, कितना देर डेमो कर सकता है कोई? डेमो दो बार वो लोग दिए थे, एक बार अपने स्टोरी से कर लिए थे। अच्छा। तो 3 बार हो गया था वहाँ। तो बोलते नहीं वहाँ, मतलब इतना कोई दिक्कत नहीं कि अगर आप एक बार और कर ले या 2 बार और कर ले तो कोई दिक्कत हो जाए, वैसा कुछ नहीं वहाँ पे। वहाँ मतलब सपोर्टिव लोग हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो वहाँ पे 3 बार हम किए थे, और एक दो लोग हमारे यहाँ, तो उसमें क्या था कि हमारा पहला ही रोल नंबर था, तो उसमें क्या हुआ कि 2 लोग बगल के जो बगल वाले सीट वाले हैं, वो लोग गायब थे, अपसेट हो गए थे। तो उससे क्या हुआ कि हमारे दिमाग पर प्रेशर पड़ा ही नहीं, और 125 वर्ड लगभग कर दिए थे हम, 124 वर्ड या 125 वर्ड कर दिए थे, और पूरा सारे वर्ड करेक्ट थे। उसमें क्या था कि वो स्ट्रोक भी काउंट करता है, कुछ बड़े वर्ड थे तो उसके हिसाब से भी हो गया था। अच्छा। तो फिर थोड़ा सा कंफर्म हो गए थे। उसके बाद जब एग्जाम, अच्छा, कोई अशुद्धियां कर दे तो उसका क्या होता है? अशुद्धियाँ करने पे उसमें ये होता है जैसे कि 5 गलती माफ है उसमें 125 वर्ड में। 125 वर्ड में 5 गलती माफ है। 125 वर्ड में अगर हम 120 वर्ड सही लिखे हैं और 5 वर्ड गलत लिखे हैं तो पास हैं। हाँ। फिर अगर उसके बाद अगर कोई वर्ड गलत लिख रहे हैं तो 5 वर्ड काट लेता है। अगर एक वर्ड गलत और लिख दिए तो 5 सही वर्ड काट देता है। अच्छा। फिर वहां से काउंट करता है कि अभी यहाँ से आपकी स्पीड कितनी बनी, और वो 95% एक्यूरेसी देखता है। ऐसे अच्छा। है। जी, तो मतलब कुल मिला के टफ है, तैयारी अच्छी होनी चाहिए, है तैयारी ना? अच्छी होनी चाहिए, उसमें ज्यादा गलती कर नहीं सकते, क्योंकि 5 के बाद गलती करेंगे तो दिक्कत ये जो वर्तनी वाली शुद्धि है वो वहां भी काम आएगी, है ना? वर्तनी वाली शुद्धि क्योंकि गलती वही करेगा जिसको स्पेलिंग सही पता ना हो, है ना? और मैटर तो ऊपर मैटर आता होगा, नीचे आपको टाइप करना होगा देख देख के। नीचे टाइप करना रहता है देख के। अच्छा। हाँ, हाँ, तो खैर वर्तनी वहां तो शुद्ध होगी ही, जो स्क्रीन पे होगी ऊपर वाली। हाँ वो शुद्ध रहती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। हम तो देखें वहाँ 122-25 वर्ड किए थे, उसमें कोई गलती नहीं थी, पूरा शुद्ध था। और उसमें क्या है कि गलती करेंगे तो फिर दिक्कत होती है। जैसे अच्छा, उसमें रियल टाइम स्पीड आती रहती है कि आपने कितना सही किया? ये नहीं आता ये है? कुछ नहीं आता, बस आपका जो आप लिख रहे हैं जो मैटर टाइम दिखाता रहता है, बस कि 5 मिनट टाइम में टाइम आपको दिखाएगा, बस और कुछ नहीं दिखाएगा। ना ही आपकी स्पीड दिखाएगा, ना ही कुछ दिखाएगा। जो आप मैटर टाइप कर रहे हैं बस वो, और ऊपर वाला जो मैटर रहता है वो जो लिखना है, और सबमिट करने के बाद वो अपने आप सबमिट हो जाता है। अच्छा। हाँ, उसमें सबमिट नहीं करना है, जैसे 5 मिनट कंप्लीट हुआ सबमिट हो जाएगा। अच्छा जी, हाँ, मतलब अगर कोई नहीं कर पा रहा तो उतने पे ही सबमिट हो जाएगा। उतने पे ही हम, जितना आप कर पाए 5 मिनट में, जी, उतने हमारा पे। लास्ट वर्ड जो था निम्नलिखित था, वो निम्न नहीं लिख पाए थे। अच्छा। उसके बाद वो लिखित अपने से कर लिया। ऐसे था। फिर उसके बाद वो पेज निकाल के देते हैं। अच्छा, तो फिर पेज उस पे साइन कराते हैं। साइन ऑन करवाते हैं। तो उनसे 2 मिनट टाइम मांग लिए थे, वर्ड काउंट कर लिए थे वही। तो उससे क्या हुआ, पता चल गया कि हाँ हो गया अब। चलो, इंटरव्यू का ये वाला पोर्शन जो है एक अलग से वीडियो में हम टाइपिंग के लिए जो है जी कभी जारी करेंगे। टाइपिंग पे बहुत क्वेरीज होती हैं जो लोग नहीं जानते हैं, और जो नया सीखना चाहते हैं तो उनको इससे बहुत हेल्प मिलेगी। चलो अमित, बहुत अच्छा लगा तुम यहाँ पर आए जो है। और ये हमारे वो स्टूडेंट हैं जिन्होंने कॉपी लिख लिख कर जो है परेशान कर लिया था कि इतनी कॉपी भेजते थे, और आज मुझे इस बात की इतनी खुशी हो रही है कि चलो ठीक है, कितनी भी इनकी हमने कॉपी की, 265 ना? हाँ, 266 कॉपी। 266 कॉपी इनकी हमको पर्सनल चेक करनी पड़ी। ग्रुप में तो अलग चेक होती ही थी, वो पर्सनल वाली 266 कॉपी हमने चेक की। लेकिन आज उसका नतीजा है कि ये सहायक समीक्षा अधिकारी में चयनित होके हमारे साथ बैठे हैं, इस बात की बहुत खुशी है। और मैं डिकोड एग्ज़ाम की टीम से और ईश्वर से जो है, ईश्वर की तरफ से आपको बहुत बहुत जो है प्रार्थना करता हूँ कि आने वाले भविष्य में आप फिर से जो है मेहनत से लगिए, जुटिए, और ये जो अभी एक कंसिस्टेंसी बनी हुई है पढ़ाई की, इसको मेंटेन रखिए। तो आप PCS भी दे सकते हैं, आप जो है RO के लिए भी ट्राई कर लीजिए, है ना? सभी लोग चाहते हैं कि उनका रैंक इम्प्रूवमेंट हो, तो आपका भी, क्योंकि आप में कोई ऐसी समस्या नहीं है, थोड़ा सा कहीं ना कहीं बहुत माइन्यूट सी कमी जो रह गई है उसको सुधारना है। तैयारी में कुछ ऐसा बचा ही नहीं था जो है कि जिसको सही कुछ करेक्शन करना बताया जा सके। तो आप लोग भी जो है, आप लोगों ने ये वीडियो देखा, कैसा लगा कमेंट करिएगा। और समीक्षा अधिकारी की तैयारी के लिए अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप जो है हमारे साथ निश्चिंत होकर जुड़िए। और आप देख ही रहे हैं कि हम लोग का जो है तैयारी कराने का तरीका क्या है। जितनी मेहनत
आप लोग करते हैं उससे ज़्यादा मेहनत हम लोग करते हैं, तब जाके इस तरह के रिजल्ट प्राप्त होते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी अगले साक्षात्कार में। नमस्कार, धन्यवाद।